हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम जो है छंद को पढ़ेंगे, लेकिन वन शॉट में हम छंद को पूरे देखेंगे और बहुत ही कम टाइम में मैं आपके बोर्ड से रिलेटेड सारे छंद कवर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं छंद क्या है। तो अब आपको पता है कि जहां पर निश्चित यति, गति, लय, तुक, विराम चिन्ह लगे हो, निश्चित मात्राएं हो, निश्चित वर्ण हो, तो वही क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। जैसे देखिए, निश्चित यति, गति, लय, तुक, विराम चिन्ह आदि से सुगठित रचना को छंद कहते हैं, जिसमें निश्चित जगह पर निश्चित मात्राएं हो, निश्चित वर्ण हो, निश्चित जगह पर यति हो, निश्चित जगह पर रुका गया हो, निश्चित जगह पर विराम चिन्ह हो। तो ये सारी चीजें होने पर, एक लय हो, गति हो, तो ये सब क्या कहलाता है? जब ये मिल जाता है तो मिलकर एक छंद बनकर तैयार हो जाता है। तो सीधी सी बात है, निश्चित यति, गति, लय, तुक, विराम चिन्ह आदि से सुगठित रचना को छंद कहते हैं। अर्थात जिस रचना में अक्षरों और मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाए तो उसे छंद कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उस कविता में हम ध्यान रखते हैं कि जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के कैसी चल रही हो, बराबर चल रही हो, या बराबर मात्राएं हो, या बराबर तुक हो, बराबर राइमिंग हो उनमें, तो वही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। और जहां तुक नहीं मिल रही हो वो मुक्त होंगे। कैसे छंद होंगे? मुक्त छंद होंगे। क्यों? उसमें तुक वो कहीं मिल नहीं रही किसी जगह, तो सभी जगह हम अगर तुक नहीं मिला पा रहे हैं तो हम मुक्त छंद में हैं, और अगर तुक मिल रही है तो हम कैसे किस में है? छंद में है। और छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वो छंद होता है जिसमें वर्णों के आधार पर छंद को बनाया जाता है कि कितने वर्ण प्रत्येक लाइन में होने चाहिए, तो वो वर्णिक छंद कहलाता है। दूसरा होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है? कहां पर किस लाइन में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम किसी कविता को लिखते हैं, तो वो कौन सा छंद कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। तो वर्णिक छंद जिन छंदों में वर्णों अक्षरों की संख्या निश्चित होती है, वर्णिक छंद कहलाते हैं, जबकि मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो वर्णिक हो गए और मात्रिक, वर्ण के आधार पर है और एक मात्राओं के आधार पर है। अब छंदों के कुछ तो मुख्य अंग होते होंगे। हाँ, अंग तो हैं। क्या अंग है छंदों के? तो छंदों के मुख्य अंग होते हैं ये 7 अंग। आपने देखे होंगे छंदों के, ये 7 अंग हैं टोटल। मैं 7 अंगों को बताता हूं आपको छंदों के। देखिए, सबसे पहला है इसमें चरण, पद और पाद। इसका मतलब हुआ कि छंद जो होते हैं उनमें चरण होते हैं। क्या होते हैं? चरण होते हैं। जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे ये दोहा का हो गया, पूरा दोहा कंप्लीट हो गया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और यहां पर विराम चिन्ह लगा होगा, तो ये क्या बन गया? एक दोहा के चरण बन गए एक तरीके से, और लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। इसको दल कहते हैं दोहे की। तो कुल मिलाकर चरण क्या होते हैं? प्रत्येक छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछे छंद में चरण कितने होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो पहला अंग हो गया चरण। दूसरा होता है वर्ण। हाँ, बिना वर्ण और मात्रा के छंद कैसा? वर्ण का और मात्राओं का ख्याल तो रखा जाएगा, तभी तो छंद है वो। नहीं तो फिर हम सामान्य रचना नहीं हो जाएगी, गद्य नहीं हो जाएगा। पद है भैया, ये पद, और इसको छंदबद्ध किया जाता है। तो छंद में वर्ण, अक्षर और मात्रा का ध्यान रखा जाता है। संख्या और क्रम, संख्या का भी ध्यान रखा जाता है। कितने वर्ण होने चाहिए, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, उनकी संख्याओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये संख्या और क्रम हो गया। अगला आता है गण। ध्यान रखना, छंद में वर्णों का सही समूह होता है और उन सही समूह से मिलकर क्या बनता है? गण बनता है। तो वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों को याद करने के लिए सूत्र भी मैंने बताया था आपको, यमाता राजवान सलगा। मतलब यगण, मगण, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। आगे मत कर देना इनको। तो 8 गण होते हैं। गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं, और इस फॉर्मूले में 8 होकर 8 गण आ जाते हैं यमाता राजवान सलगा में। अब ध्यान रखना, अगर आपको गण गिनना सीखना है तो आप छंद की पूरी वीडियो देखें, उसमें आपको मैंने एक एक चीज समझाई है। आप उस वीडियो को देख लोगे तो छंद को कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब देखिए आप, गति क्या होती है? तो जब हम किसी गाने को गा रहे होते हैं तो हम एक फ्लो में चले जाते हैं ना गाते हुए, वही गति है। तो कुल मिलाकर किसी पद में जो बहाव होता है, जो प्रभाव होता है, वही गति है। वर्ण और मात्रा के क्रम से उत्पन्न होने वाली लय और प्रभाव को गति कहा जाता है। फिर आता है यति। गति को जो रोक दे वो यति। गति, हम बीच बीच में ठहर जाते हैं ना, फ्लो हमारा रुक जाता है, रुक के फिर गाते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जहां पर गति कम हो जाए, गति हमारी रुक जाए, तो वो क्या कहलाती है? यति कहलाती है। तो विराम पाठ में रुकने का स्थान ही यति होता है। फिर होती है तुक। मतलब लास्ट में जो छंद कंप्लीट होता है तो उसमें लास्ट में, अंत में शब्दों का एक जैसे शब्द, समान उच्चारण वाले शब्दों का मेल होना चाहिए। किसका उच्चारण का मेल होना चाहिए? समान उच्चारण वाले शब्दों का मेल होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। राइमिंग बन जाती है एक प्रकार से। तो ये 7 जो है हमने अंग पढ़े, जो छंद के 7 अंग होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। मात्राएं में
आपको पढ़ा चुका था पहले भी फुल वीडियो में। अब देखिए मात्रा के प्रकार। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा होती है जिन्हें ह्रस्व उच्चारण वाली मात्रा कहते हैं, दूसरी गुरु मात्रा होती है जिन्हें दीर्घ उच्चारण वाली मात्रा कहते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं मात्राएं लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, ह्रस्व उच्चारण वाली मात्राओं को एक गिना जाता है। इनका मान कितना होता है? एक होता है। और इनमें आती है अ, ई, उ, ऋषि और जो चंद्र बिंदी होती है, ठीक है, जो अनुनासिक होती है वो भी क्या होती है? एक में गिनी जाती है। ध्यान रखना, ये वाली मात्रा किसमें गिनी जाएंगी? एक में गिनी जाएंगी। जबकि गुरु मात्रा, दीर्घ मात्रा में कौन कौन सी आएंगी? बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की, ए की, और ये आई की भी आएगी, आपके ओ की भी आएगी और औ की भी आएगी। और ध्यान रखना बाकी ये अंक की बिंदी और विसर्ग वाली, ये सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? गुरु मात्रा में आ जाएंगी। तो ध्यान रखना, आप यहां पर थोड़ा तरीके से देखना कौन कौन सी, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। दीर्घ में कौन कौन सी आएंगी जिनको दो गिनना, और इसका साइन ऐसा बनेगा दीर्घ मात्रा का, और इसका ऐसा बनेगा। ध्यान रखना, तो यहां पर छोटा छोटा आ, ई, उ, ऋषि और चंद्र बिंदी, ये तो चली जाएंगी हमारी लघु मात्रा में, छोटी मात्रा में एक गिनेंगे। जबकि गुरु में कौन सी चली जाएंगी? बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आई, ओ, औ और अंग हा, ये पूरे के पूरे काय में चले जाएंगे? ये चले जाएंगे हमारे गुरु वर्ण में। ठीक है, बाकी ध्यान रखना, आधा कोई वर्ण हो, संयुक्त व्यंजन हो, तो संयुक्त व्यंजन, जैसे देखिए आधा वर्ण है ना, इसमें ता आधा है ना, तो ये ता गुरु बना देगा, लेकिन अगले वाले लेटर को, इस या को नहीं बल्कि अगले वाले को, इस ना को गुरु बना देगा। इस पे भले ही छोटी की मात्रा लघु हो रहा है वैसे तो ये, लेकिन इस ता का भार इस पर आ जाएगा, आधे वाले अक्षर का भार अगले वाले जो आगे जो अक्षर होता है उस पर आ जाता है, जैसे इसका भार इस पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसका भार इसी पर आ सकता है। ठीक है, पर यहां कोई लेटर नहीं होगा तो फिर इसको कैंसिल कर देंगे हम। तो फिलहाल एक तरीके से इसका भार इस पर आ जाएगा, तो ये गुरु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार मात्राएं हम लगाते हैं, और अगर आपको फिर भी डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला आता है सोरठा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सोरठा छंद, पहली बात तो आपको पता है कि सोरठा एक विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों अर्ध सम्मात्रिक क्यों है? क्योंकि सोरठा में शुरू में 11 मात्रा होती है, मतलब पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13, तो 11 13 के विराम पर 24 मात्राएं होती हैं। फिर अगले चरण में फिर 11, तीसरे चरण में फिर, चौथे चरण में फिर 13। तो इसका मतलब आधा तो ये मैच कर रहा है, आधा इधर मैच कर रहा है। तो सीधी सी बात, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13, फिर तीसरे चरण में 11, फिर चौथे चरण में 13। तो इस प्रकार टोटल 24 मात्राएं होती हैं, मतलब एक दल में 24 मात्राएं होती हैं। 11 13 के बराबर, एक पहले में 11 है, दूसरे में 13 है, तीसरे में 11 है, फिर चौथे में 13 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सोरठा छंद दोहा का उल्टा रूप है। इसमें सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती है एक पंक्ति में। ठीक है, पंक्ति को दल भी कहते हैं, आपको पता होगा, दोहे की पंक्ति को दल कहते हैं। अब इसमें देखिए, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर, तो ये सोरठा है। सोरठा में एक चीज और ध्यान रखना, ये वाली जो 11 मात्रा, इधर 11 होंगी, इधर 11 होंगी, तो जो 11 मात्रा होंगी ना, उसका जो लास्ट लेटर होगा वो मैच कर रहा होगा, जबकि इधर नहीं कर रहा होगा, तो वो सोरठा है। और बाकी मात्रा इधर 11 हो रही होंगी, तो इधर 13 हो रही होंगी, इधर 13 हो रही होंगी, इधर 11 हो रही होंगी। तो हो गया, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस। जो आपकी एनसीईआरटी हिंदी से लिया गया है, ध्यान रखना। मैं मात्रा लगाता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 11 हो गई मात्राएं, अभी बताई थी ना मैंने। विकल छोटी ई की आ रही है ना, इसलिए एक लगेगी, का एक लगेगी, एक लगेगी, एक लगेगी। एक ही मात्रा किसमें गई थी? पता होगा, गुरु में गई थी, 2 लगेंगी। इसको 2 कह, 2 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बानर, बड़ा की मात्रा गुरु में गई थी। अब गिन लो, इधर 11 हो गई, तो इधर कितनी हो गई होंगी? 13 हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोरठा छंद का उदाहरण। मात्रा भी लगा के दिखा दी मैंने। दोहा सोरठा का उल्टा है, जस्ट यह सोरठा दोहा का उल्टा रूप है। ठीक है, यह 11 शुरू में 11 होती है और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, इसलिए अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और प्रत्येक दल में या पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में 13 होंगी, फिर दूसरे चरण में 11 होंगी, फिर ये, हाँ दोहा है ना, पहले चरण में 13 होंगी, फिर और इधर 11, तो 13 मात्राएं होंगी। क्यों? सम चरणों में 11, मतलब इधर समचरण ये रहे, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, तो 2 और 4 कैसे होते हैं? समचरण होते हैं। और 1 और 3 कैसे होते हैं? विषम चरण होते हैं। तो समचरणों में 11 और विषम चरणों में 13। तो देखिए, समचरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। अब आपको मैं गिन के दिखा देता हूं, बता देता हूं।
देखिए ये रहा दोहा, दोहा में एक चरण ये रहा, एक चरण ये रहा, एक चरण ये रहा, एक चरण ये रहा। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो बताइए सम मतलब सम चरण और विषम चरण, ऑड एंड इवन। ऑड कौन से है तो आपको पता है, ये नंबर दोनों 1 और 3 ऑड है, तो इनमें जो ये नंबर है इनमें 13-13 मात्राएं होंगी, और जो इवन नंबर है मतलब समचरण जो है उनमें 11-11 मात्राएं होंगी। गिन के दिखा दूं, गिन के दिखा देता हूं। पहले तो आपको ये उदाहरण अच्छे से याद होगा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो देखते हैं अपन ये वास्तव में ही। और एक और चीज, दोहा छंद होगा उसकी ये यहां पर मैच करेगी, यहां पर जो है तुक होगी, यहां पर नहीं होगी, ध्यान रखना, यहां पर होगी, और यहां पर तुक मिल जाए तो हम उसको दोहा छंद मानेंगे। मैं मात्रा भी लगा के दिखा देता हूं, 13-11 हो रही है, यानी 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस पर अंकी बिंदी लग गई, कहां बताई थी मैंने अंकी बिंदी, तो अंकी बिंदी जहां भी लगेगी इसे अनुस्वार कहते हैं, और इसकी बिंदी के कारण ये गुरु हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर 13 हो गई होंगी, गिन लो, और इधर 11 हो जाएंगी। ये भी अंकी बिंदी है, गुरु लघु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु गुरु लघु, इधर 11 हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। तो ध्यान रखना, ये वाला उदाहरण याद कर लेना, तो आपको दोहा कंप्लीट हो जाएगा। दोहा में तो बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए थे आपको, आप कोई सा भी उदाहरण लिख देना, इतने सारे उदाहरण हैं। और कबीर के दोहे भी कराए थे मैंने, आप कबीरदास जी का कोई दोहा लिख सकते हो, तो कोई भी दोहा आप लिख सकते हो। अब आता है कवित्व छंद। कवित्व छंद एक वाणिक छंद है, यह एक वाणिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16-15 के विराम पर यति होती है। कितने विराम पर यति होती है? 16-15। ये आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, देखिए आप, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। ठीक है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट और चाकर बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तो पेट को पड़त बुन गड़त चढ़त गिर अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते आग बड़े बागते बड़ी है पेट की। तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें कवित्व छंद है। आप तो एक लाइन लिख देना, आप तो केवल एक लाइन याद कर लेना। जब बहुत ज्यादा बड़े छंद हो रहे हो तो आप तो एक लाइन लिखे आना, उसमें मात्राएं लगाया आना। किस भी में देखिए इसमें, अच्छा इसमें मात्राएं क्या लगानी है? इसमें तो मात्राएं लगानी नहीं है, इसमें तो हमें वर्ण गिनने 31 वर्ण होंगे, 16-15 के विराम पर यति हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 यहां पर यति हो चुकी है। ये 16 वर्ण हो गए, तो इधर होंगे 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 16-15 के विराम पर कुल कितने वर्ण हो गए? 31 वर्ण हो गए। इसलिए कौन सा छंद है? कवित्व छंद है। इसके लिए उदाहरण आप ये ना करना चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो। आपने वैसे ये तो किया ही होगा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में भी आ सकता है। ये भी अच्छा है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालनी झोर झोर दौरे दौर नंद की पोर आवन तबे लगी। इसमें भी आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, और ये भी कवित्व छंद का उदाहरण है। इस पे भी आप मात्राएं लगाओगे तो कितनी मात्राएं आएंगी? मात्राएं सॉरी वर्ण कहिए तो वर्ण 31 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आधा नहीं गिनना, 10 11 12 13 14 15 16 हो गए इधर, तो इधर 15 हो जाएंगे, हो गए 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 16-15 के विराम पर 31 वर्ण हो गए, कवित्व छंद हो गया, ध्यान रखना। अगला सवैया। सवैया क्या कहता है? सवैया भी एक वाणिक छंद है, पर सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया में कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहां पर कौन से सवैया कवर करने जा रहे हैं? मत्तगैंध सवैया और दुर्मिल सवैया, जो आपके पेपर में आ रहे हैं। 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं सवैया छंद में, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे इसका मत्तगैंध सवैया। पहला पाठ इसका जो पढ़ते हैं हम, मत्तगैंध सवैया। इसको मालती सवैया भी कहते हैं, ध्यान रखना। और यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं। अब ध्यान रखना, ये भगण जरूर आपको तगड़ मगड़ जगड़ भगण निकालना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी वीडियो जो है मैं जो लिंक प्रोवाइड करूंगा इसमें, वो वॉच करनी पड़ेगी। आप आसानी से भगण निकालना सीख जाओगे। वैसे यमाता राजवंश अलगा से निकाल सकते हो आप, ठीक है। और अंत में 2 गुरु होते हैं, इसे मालती सवैया भी कहा जाता है। अब इसमें क्या बोला उसने? 23 वर्ण बोले। कितने वर्ण बोले मालती सवैया में, मत्तगैंध सवैया में? तो 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा नहीं गिनेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ण हो गए। और इसका मतलब ये हो गया, ये मालती सवैया हो गया। दूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी स्थिर सुंदर
चोटी, हेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छविको रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग बड़े हैं सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो आप इसको अगर इसमें से एक लाइन याद कर लेना, एक लिख आना आप तो, और दूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, दूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, केलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी, वा छवि को रस खान बेलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आपको समझ में आया होगा? तो ये याद नहीं करना तो ये वाला कर लो। कौन सा? ये शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे, आहि अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। तो आपको ये नहीं करना तो फिर कोई सा भी मत करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सरल है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, इसमें कितने वर्ण होंगे? तो 23 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 23 वर्ण होंगे। मैं गिन के दिखा दूं इसमें भी? चलो इसमें भी गिन के दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हो गए। और ध्यान रखना, इसमें और क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं भगण। भगण मतलब भानस, भानस, भानस मतलब गुरु लघु लघु। 7 बार आया होगा, ये लगा के दिखा देता हूं। गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु, गुरु लघु नहीं सॉरी, लघु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, ये 7 बार आया होगा। तभी तो 7 भगण होते हैं। 1 भगण, 2 भगण, 3 भगण, 4 भगण, 5 भगण, 6 भगण और 7 भगण और 2 गुरु में लास्ट में। हो गया ये हमारा मालती सवैया छंद कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने इसमें भगण भी सिद्ध कर लिए। अब भगण आपको पता होने चाहिए, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ना होगा आपको? राजभान सलगा। दुर्मिल छंद आता है उसके बाद। कौन सा? दुर्मिल छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इसे चंद्रकला भी कहते हैं। ओटी में पूछ सकता है कभी भी आपसे कि दुर्मिल छंद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या चंद्रकला छंद किसे कहते हैं? तो दुर्मिल छंद को ही चंद्रकला छंद कहते हैं। और इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। और उदाहरण, और ये वाणिक व्रत छंद है। और दुर्मिल या चंद्रकला सवैया प्रत्येक चरण में 24 वर्ण तथा 8 सगण होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? 8 सगण होते हैं। तो देखिए, अभी हमने मालती सवैया पढ़ा था, अब हम दुर्मिल सवैया पढ़ रहे हैं। तो इसमें 24 वर्ण होते हैं और 8 सगण होते हैं। उसमें 7 भगण थे और इसमें क्या है? सगण है, ठीक है? सलगा से बनेंगे, ठीक है? लघु लघु गुरु, इसमें ये आएंगे 8 बार, वो भी लघु लघु गुरु 8 बार आएंगे। बता के लगा के दिखा देता हूं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? 8 बार क्या आया होगा? इसमें सगण आया होगा, सलगा आया होगा, मतलब लघु लघु गुरु आया होगा, ठीक है? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अतः सिद्ध हो गया। और वर्ण कितने? 24 होने चाहिए, गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गए। ये तो आधा दातो आधा, तो लो 24 हो गए। क्लियर हो गया हमारा। पुरतैन किसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में दग दोएं। जब सीता मैया घर से बाहर निकली थी, वनगमन हो रहा था, तो बड़े धैर्य के साथ आगे कदम रखती है। झलकी बरिभाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराद्र में। अब बेचारी वे तो महलों की रहने वाली थी, कभी चली नहीं थी, तो उनके जल की भाल मतलब बाल पर पसीना आ गया है और पुट सूख गए, होंठ सूख गए उनके। फिर बूझ जाते हैं और राम जी से पूछ रहे चलनो अब कहते कितना और चलना है? पर्णकुटी करे हो कितने वे, कहां पर पर्णकुटी बनाएंगे? तियकी लगे आतुरता पिय की अखियां अति चारू चली जलचुएं। तो ये बात सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ध्यान रखना, आप कोई सा भी कर लेना, वो करना है या ये कर लो, ठीक है? सॉरी, इसमें तो एक ही उदाहरण है। चौपाई छंद देखते हैं अब अपन। चौपाई छंद एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद कहलाता है। छंदों का एक महत्वपूर्ण भाग है चौपाई छंद, ध्यान रखना। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है।
ध्यान रखना, ये तो आपके सबके घर पर यूज होता होगा, चौपाई छंद तो सबको ही आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु ओज, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें 16 मात्राएं हो गई होंगी, सब सारे सब में 16 है। गिनके दिखा दूं, 1 2 1 2, गुरु आएगी पर, लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु, 16 हो गई होंगी, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। तो ये हो गया हमारा चौपाई छंद। कोई सा भी उदाहरण लेके आना चौपाई में भी, आप बहुत सारी चौपाई आपने सुनी होंगी, रामायण से उठा लेना, रामचरितमानस से, तुलसीदास जी ने खूब लिखा है। रोला छंद किसे कहते हैं? तो रोला छंद एक सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और रोला छंद हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण छंद है। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद काव्य छंद के नाम से भी जानते हैं। रोला छंद को किस नाम से जानते हैं? काव्य छंद के नाम से भी जानते हैं, काव्य नहीं, काव्य छंद के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो रोला छंद एक ऐसा छंद है जिसे काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। रोला छंद के बारे में कुछ खास बातें बताता हूं। इसमें विषम चरणों में 11 छंद है, उसमें 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4। और सभी चरणों में 24 मात्राएं होंगी। कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। लेकिन यति जो होगी वो कैसे होगी? 11-13 के विराम पर यति होगी। 11-13 11-13 11-13 11-13, ठीक है, इस तरीके से यति होगी। लेकिन है एक सम्मात्रिक छंद। कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि सभी चरणों में बराबर मात्राएं आ रही हैं। सभी चरणों में बराबर मात्राएं आ रही हैं। और यति कितने पर है? 11-13 पर यति है। तो देखिए इसमें क्या डेफिनेशन लिखी है। रोला छंद का एक महत्वपूर्ण छंद है, और रोला छंद दोहा छंद के विपरीत छंद होता है, ध्यान रखना। तो रोला छंद का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। इधर होंगी कितनी मात्राएं? 11, और इधर होंगी 13 मात्राएं। और सभी लाइनों में कितनी कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। इसलिए ये सम्मात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और सभी चरणों में बराबर है, ठीक है। अब देखिए, गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, देखो गिनो 11 हो गई होंगी। 1 2 3 1 2 1 2, ये गुरु हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आधा ना जो है ना, वो ये जो है ना, इस पर सा पर जो है गुरु बना देगा इसे, बाकी ये रात तो लघु ही रहने वाला, ये गुरु हो जाएगा। 11-13 के बराबर पर 24 मात्राएं हो गई होंगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, इधर 11 हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13, तो 11-13 के बराबर 24 मात्रा हो गई। कौन सा छंद हो गया? रोला छंद हो गया। मैं इसका उदाहरण पढ़ देता हूं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, और नदियां प्रेम प्रभा फूल तारे मंडल है, और बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। अगला आता है उल्लाला। उल्लाला विषम मात्रिक है, रोला सम्मात्रिक है, उल्लाला विषम मात्रिक है, क्योंकि इसके चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। 4 चरण जो होते हैं उनमें अलग अलग मात्राएं होती है। यह एक मात्रिक छंद तो है, लेकिन विषम अर्ध सम्मात्रिक, ध्यान रखना, अर्ध सम्मात्रिक। मैं सम्मात्रिक बोला था मैंने अभी, नहीं, अर्ध सम्मात्रिक। इस छंद में प्रत्येक चरण में 15 व 13 के क्रम से 28 मात्राएं होती है। तो पहले चरण में कितनी होंगी? 15 फिर 13 फिर 15 फिर 13, तो मतलब ऐसा हो गया ना, 15 13 15 13, यहां यति होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो छंद है वो प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती है। तो देखिए क्रम से 28 मात्राएं होती है। इसके अलावा पहले और तीसरे चरणों में 15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13, जैसा कि मैंने अभी लिखी थी। उल्लाला छंद के लक्षण, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं होती है तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। यही मैंने अभी लिखा था, अभी आपको बताया था। उल्लाला छंद को चंद्रमणि के नाम से भी कहा जाता है। चंद्रमणि भी कहा जाता है, या चंद्रमणि के नाम से भी जाना जाता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें तुक सदैव सम चरणों में मिलती है, सम चरणों में तुक भी मिलती है। इसमें मैं बताऊंगा अभी आपको, मैं उदाहरण पढ़ता हूं इसका। ये रहे, करते आवश्यक पयोद है, पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। करते आवश्यक पयोद है, बलिहारी इस वेच की है, मातृभूमि तु सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की। मात्रा गिनकर दिखाता हूं आपको कि वो भी रही है 15-13 या नहीं हो रही। 1 2 1 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई। 15 इधर, तो 13 इधर हो जाएंगी। 1 2
गुरु गुरु, एक एक दो, एक दो, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। 15 13 के बराबर कितनी कितनी हो गई? 28 28 मात्रा हो गई। तो ये कौन सा छंद हो गया? उल्लाला छंद हो गया। और इसका उदाहरण आप याद कर लेना, बड़ा सरल सा है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, और हे मातृभूमि तू शक्ति सगण मूर्ति सर्वेश की, कि जिसका अभिषेक तो साक्षात बादल करते हैं। कौन करते हैं? बादल करते हैं। इस देश के पर मैं बलिहारी जाऊं कि हे मातृभूमि तू शक्ति सगण मूर्ति सर्वेश की। तो ध्यान रखना, तो ये जो उदाहरण है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू शक्ति सगण मूर्ति सर्वेश की। अगला आता है छप्पे छंद। छप्पे छंद कौन सा छंद होता है? तो ध्यान रखना, छप्पे छंद याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको रोला पढ़ाया जिसमें 4 चरण पढ़ाए, फिर मैंने आपको उल्लाला पढ़ाया जिसमें 2 चरण, मतलब 4 पंक्तियां इसमें थी और 2 पंक्तियां इसमें थी। तो 4 पंक्तियां इसकी और 2 पंक्तियां इसकी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगी? 6 पंक्तियां हो जाएंगी। तो इसके 6 चरण बन जाएंगे। कितने चरण बन जाएंगे? 6 चरण बन जाएंगे। तो रोला बन जाएगा। तो ध्यान रख, वो छप्पे बन जाएगा। छप्पे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोला और उल्लाला को जोड़ दो, उनकी परिभाषा भी जोड़ दो और उनके जो भी एग्जाम्पल है उनको भी जोड़ दो, बन गया छप्पे। छप्पे बनाने के लिए आपको दिमाग लगा, रोला और उल्लाला को प्लस कर दो। छप्पे छंद मात्रिक विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक विषम छंद है। विषम मात्रिक है ना, कुछ अलग चरण है कुछ अलग चरण है। यह रोला और उल्लाला छंदों का मिश्रण होता है। छप्पे छंद में कुल 6 चरण होते हैं। इसमें पहले 4 चरणों में रोला और आखिरी 2 चरणों में उल्लाला होता है। ध्यान रखना, छप्पे की विशेषता क्या है? छप्पे में पहले 4 चरणों में 24-24 मात्रा होती है क्योंकि रोला की होती है, और 11-13 पर यति होती है जैसा कि मैं आपको पढ़ा के लाया हूं, और आखिरी 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं जिसमें 15-13 के बराबर यति होती है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है कि आपने वो जो उदाहरण पढ़ के आए हो ना ऊपर, 4 लाइनें उसकी और 2 लाइनें इसकी, सो हो गया आपका 4 लाइनें उसकी 2 इसकी, 6 लाइनें हो गई, बन गया आपका छप्पे। और उदाहरण मैंने आपको समझाई दिया आपको, ठीक है। तो ये था हमारा छप्पे। अब आता है गीत का छंद। गीत का छंद कौन सा छंद होता है? ये 26 मात्राओं वाला छंद है जिसमें 14-12 के पर यति होती है। देखते हैं है भी कि नहीं। गुरु लघु गुरु, गुरु लघु लघु नहीं, ये ना आधा इस पे आ जाएगा। गुरु लघु गुरु गुरु, गिनो 14 हो गई कि नहीं, और इधर 12 होनी चाहिए। गुरु लघु 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 गुरु, गुरु लघु गुरु, इधर 12 होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर 14 हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, 14 12 हो गई। चलिए हमारा कौन सा छंद बन के तैयार होगा? गीत का छंद बन गया। वैसे भी देखना कि सममात्रिक छंद में चौपाई जो 16 होंगी मात्राएं, और रोला और गीतिका और हरि गीतिका, ठीक है, इनकी मात्राएं याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पहली बात तो सममात्रिक छंद है ये। कौन से? सममात्रिक। 16 24 26 और 28। इसमें चौपाई में 16 मात्रा, बस यहां से ध्यान रखना, 2 2 बढ़ती चली जाएंगी, 2 2 प्लस हो जाएंगी। रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आप तो 2 लाइनें लिखे आना बस, ठीक है, हो गया आपका कौन सा छंद? गीत का छंद हो गया। उसके बाद अगला आता है हरिगीत का छंद। तो हरिगीत का छंद में मात्राएं कैसी होंगी? इसमें 16-12 के बराबर मात्राएं होंगी, ठीक है, और ये भी एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए उदाहरण तो आपको याद है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ठीक है, इसी को लिख देना आप, तो 2 लाइनें लिख देना। 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1। और ध्यान रखना ये जो आधा माँ है ना, वो ऋणा पर, मतलब इस पर गुरु बना देगा। इसकी तो माँ की तो कोई नहीं हुई क्योंकि आधा इस पर आ जाएगा, मतलब हलंत वाला अगले को गुरु बना देगा, तो ये गुरु हो जाएगा। मतलब गिनो मात्रा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इधर हो गई, तो 12 इधर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर हो गई, 16 12 के बराबर 28 मात्राएं हो गई। तो ये हमारा कौन सा छंद बन गया? हरिगीत क्या बन गया। अगला आता है कुंडलियां छंद। कुंडलियां कौन सा होता है? कुंडलियों में एक्चुअल में पहले 2 दोहा रहे, पहले किसके होंगे? दोहा के 2 चरण, फिर अगले 2 किसके हो जाएंगे? अंतिम रोला 4, और 4 कौन के होंगे? रोला के। और इस प्रकार 6 चरण वाला ये भी छंद हो गया। ये भी विषम मात्रिक छंद है। अब ये विषम मात्रिक छंद है, लेकिन
इसमें दोहा और रोला मिलकर छंद बनता है। कैसे बनता है? तो यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसमें पहले 2 चरण में दोहा होता है और अंतिम बाद के 4 चरणों में रोला होता है। इसके लिए उदाहरण, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना पावे, फिर उसको कहीं चैन नहीं मिलता। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे, फिर कुछ भी उसे नहीं भाता। कहे गिरधर, गिरधर की कुंडलियां हैं ये, कहे गिरधर कबराए, दुख कुछ टरत न टारे, हटकत है जिये माई कियो जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए, बाद में फिर वो कष्ट देता है बिना विचारे। अगला आता है मालिनी छंद। मालिनी एक वर्णवृत्त छंद है, मतलब इसमें मात्राओं और वर्ण दोनों को देखा जाता है। अब देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, अच्छी बात है। और नगण होगा पहला, फिर नगण होगा, फिर मगण होगा, फिर यगण होगा, फिर यगण होगा। इसके लिए नगण 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 मगण यगण यगण, ये पता होना चाहिए आपको। 2 नगण होंगे, 1 मगण होगा, 2 यगण होंगे, ठीक है। और 7वें वर्णों पर, 8वें और 7वें वर्णों पर क्या होगी? यति होगी, ठीक है। तो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, ठीक है। तो देखिए 1 2 1 2 1 1 2 2, मतलब गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, 1 2 3, सॉरी पहले तो वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण हो गए। हाँ, और इधर जो वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है और 7 इधर है। जैसा कि इसमें पढ़ाया गया है, 8 और 7 पर यति होगी, टोटल 15 वर्ण होंगे। और क्या होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला इसमें क्या बोला गया था कि पहला नगण होगा, तो देखो पहला नगण है, दूसरा नगण होगा नगण है, मगण होगा तीसरा तो मगण है, फिर यगण होगा, आखिरी 2 यगण होंगे तो यगण है। देखो हैं, अब ये यगण मगण नगण आपको फुल वीडियो वॉच करके पहचानने में आएंगे। चलिए आखिरी आता है और उसके बाद हमारा छंद का टॉपिक समाप्त। रुबाई छंद, ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये छंद एक्चुअल में इसमें तुक जो मिलती है ना, वो 1 2 और 4 इन लाइनों में, इन पंक्तियों में तो मिलेगी। तो यहां तुक टूटी होगी, तो वो कौन सा छंद कहलाता है? रुबाइयां छंद कहलाता है। मतलब पहला दूसरा चौथा चरण तो मिलता हो, लेकिन ये तीसरा चरण नहीं मिलता हो, मतलब तो वो कैसी है? वो रुबाई छंद कहलाता है। फिराक गोरखपुरी की जो है रचना रुबाई छंद में से मैंने वहां से लिया गया है। ये फारसी और उर्दू का एक विशेष छंद है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहले और दूसरे और चौथे पंक्तियों में समान तुक होती है, जबकि तीसरी पंक्ति में तुक भिन्न हो जाती है। तो ध्यान रखना, पहली दूसरी और चौथी में तुक समान होगी। जैसे देखो, जाना जाना जाना, यहां पर तहजीब है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रुबाई छंद हो गया। पढ़ देता हूं मैं एक बार। पाते जाने हैं, सॉरी, पाते जाना है और न खोते जाना है। पाते जाना है और न खोते जाना है, हंसते जाना है और न रोते जाना है। अव्वल और आखिरी पयाम तहजीब, इंसान को इंसान का होते जाना है, ठीक है। तो ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगला सही, करते नहीं कुछ तो काम करना क्या आए। आपसे कह रहा हूं, करते नहीं कुछ काम तो करना क्या आए। हाँ, पहले घर में रोटी बेली होगी तभी तो बेल पाओगे। हाँ, फिर बाहर जाके होटल पे खा खा के परेशान रहोगे, इसलिए घर में ही सीख लो। तो करते नहीं कुछ काम तो कुछ तो काम करना क्या आए, जीते जी जान से गुजरना क्या आए। रो रो के मौत मांगने वालों को जीना नहीं आ सका तो मरना क्या आए। आए क्या आए, क्या आए, क्या आए, तो मिल गया। और इसमें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये भी रुबाइयां छंद है, ठीक है। अगला एक तो आपकी किताब से ले रखा है मैंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, और बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है मां, क्या देख आईने में चांद उतर आया है। तो ये या है, लेकिन यहां नहीं मैच कर रहा, मां आएगा यहां पे, तो यहां मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कौन सा छंद हो गया? रुबाइयां छंद हो गया। तो इस प्रकार आपकी छंद की वीडियो जो है कंप्लीट हुई। मैं आपको बताऊं, छंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि छंद जो है, हम रस जो है काव्य की क्या होता है? आत्मा होता है। और छंद जो है क्या होता है? शरीर होता है। ध्यान रखना, छंद क्या है? काव्य का शरीर है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों में करें, ताकि सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मिल सके। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपको अगर कहीं डाउट रहता है किसी चीज में, तो आप मुझे क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, मैं उस डाउट को आपको जरूर क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।